हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स देख रहे थे, तो हमारे उसमें दो ऑर्गन्स होते हैं अब लिम्फॉइड में, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आते हैं हमारे बोन मैरो और थाइमस। अब इनका काम क्या है कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। ये इंपॉर्टेंट है, PYQ पूछा गया है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होता है। अब जब उनका मैच्योरेशन हो जाएगा तो लिम्फोसाइट्स फिर मूव करने लगते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की तरफ। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आता है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के और अपेंडिक्स। ये सब है हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो प्रोवाइड करते हैं साइट किसके लिए, इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स के लिए। कि जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वहाँ क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट्स बने हैं वो एंटीजन के साथ अगर मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में करेंगे। फिर वहाँ पे प्रोलिफरेट करेंगे और इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे। मतलब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ने साइट दी कि जो लिम्फोसाइट्स थे वो एंटीजन से इंटरेक्ट कर पाए, इंटरेक्ट करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे और लिम्फोसाइट्स फिर वहाँ क्या बन जाएंगे, हमारे इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे। अब जो लोकेशन है बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स की ह्यूमन बॉडी में उस फिगर में दिखा रखी है। ये लिम्फ नोड्स हैं, ये थाइमस है, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं हमारी। अब जो बोन मैरो है मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, वहाँ पे जितने भी ब्लड सेल है लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी लाइन इंपॉर्टेंट है कि तो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है हमारा, बोन मैरो। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स का बनना ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। थाइमस एक लोब ऑर्गन होता है, इज अ लोब्ड ऑर्गन जो कहाँ लोकेटेड है, हार्ट के पास एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन के नीचे। अब जो थाइमस है वो क्वाइट लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन वो जैसे जैसे रिड्यूस होते हैं साइड में, जैसे जैसे एज बढ़ती है, बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन्ड वो बहुत छोटा हो जाता है, बिल्कुल स्मॉल साइज रह जाता है। अब जो दोनों की बात करते हैं हम, बोन मैरो और थाइमस की, वो क्या देते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट देते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बोन मैरो और थाइमस का क्या काम है, ये क्या दे रहे हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट दे रहे हैं ताकि किसका डेवलपमेंट हो सके और मैच्योरेशन हो सके, टी लिम्फोसाइट्स का। अब जो स्प्लीन है वो एक लार्ज बीन शेप्ड का ऑर्गन है, थाइमस लोब शेप्ड ऑर्गन था, अब स्प्लीन बीन शेप्ड हो गया। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड पैथोजेंस। इसके पास क्या होते हैं, पैथोजेंस और इसके पास होते हैं लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। इट मेनली कंटेन्स, जो स्प्लीन है वो बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसके पास लिम्फोसाइट्स हैं और फैगोसाइट्स है। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द बॉडी। अब ये पूछेगा फिल्टर ऑफ द बॉडी का काम कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ अ बॉडी बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किसकी बात चल रही है, फिल्टर ऑफ द बॉडी, स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, फिल्टर ऑफ द बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ब्लड बैंक, सब स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन इज ऑल्सो लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरेथ्रोसाइट, इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। जो लिम्फ नोड है वो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे लोकेटेड है लिम्फेटिक सिस्टम के। लिम्फ नोड सर्व करते हैं एक ट्रैप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब लिम्फ नोड्स का क्या है, वो एक जाल बिछाते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या दूसरे एंटीजन्स के लिए, जो उनको पकड़ ले उनके अंदर, विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ, और लिम्फ के अंदर आ जाए, टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाए। अब एंटीजन ट्रैप हो जाता है लिम्फ नोड्स पे, फिर वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वहाँ पे लिम्फोसाइट्स एक्टिव होते हैं वहाँ के और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो हमने सारे देखे कि सारे अलग अलग जो हमारे सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स थे, अब उनका क्या क्या काम था। मेन है हमारा बोन मैरो। प्राइमरी में आते हैं हमारे दो, बोन मैरो और थाइमस, ये हमारे प्राइमरी लिम्फोसाइट्स। फिर सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन। बोन मैरो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड सेल लिम्फोसाइट्स के साथ साथ सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। फिर थाइमस की बात करी, थाइमस लोब शेप्ड ऑर्गन है जो बर्थ के टाइम पे तो बड़ा होता है, जब प्यूबर्टी अटेन करते हैं तब तक बहुत छोटे साइज रह जाता है। बोन मैरो और थाइमस का काम क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट देना ताकि डेवलपमेंट हो सके और मैच्योरेशन हो सके टी लिम्फोसाइट्स का। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कि इनका काम क्या है, थाइमस और बोन मैरो का माइक्रो इन्वायरमेंट देना, डेवलपमेंट कराने के लिए, मैच्योरेशन कराने के लिए टी लिम्फोसाइट्स का। स्प्लीन लार्ज बीन शेप ऑर्गन हो गया, इसके पास लिम्फोसाइट्स फैगोसाइट्स हैं, फिल्टर की तरह काम करेगा, ब्लड बैंक की तरह करेगा, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC की काम करेगा। फिर लिम्फ नोड आ गए, वो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग पॉइंट पे लोकेटेड है। इनका काम क्या है, ट्रैप कर लेना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंटीजन को, फिर वहाँ से वो रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है, लिम्फ फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड्स में जाता है, वहीं से एंटीजन ट्रैप होता है लिम्फ नोड्स में और वही रिस्पॉन्सिबल है ताकि वहाँ पे इनका एक्टिवेशन हो सके लिम्फोसाइट्स का। अब लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो एसोसिएटेड होता है विद द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट। अब हमारे तो सारे जो ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, तो उसको कौन लाइन करके रखता है, लिम्फॉइड टिश्यू लाइन करके रखता है। उसे कहा जाता है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट। ये भी PYQ पूछते हैं कि माल्ट कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो माल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 50%। इसकी कहीं बस की फुल फॉर्म भी बोलते हैं, माल्ट की फुल फॉर्म क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। कहाँ मिलेगा ये, हमारे जो हमारे ट्रैक्ट्स हैं मेजर ऑर्गन्स के, उनके ट्रैक्ट्स में मिलेगा।
अब एड्स की बात करते हैं। द वर्ड एड्स जो स्टैंड करता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए। इसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कंजाइटल डिजीज। ये बताता है, इसका मतलब है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये इंडिकेट करता है कि ये कंजाइटल डिजीज नहीं है। सिंड्रोम का मतलब ही यही होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी 1981 में और लास्ट 25 ईयर और सो ये स्प्रेड होती है पूरे वर्ल्ड में, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सनस। अब एड किसके वजह से होती है, ये इंपॉर्टेंट है, PYQ पूछा गया। एड इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। समझ आ रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने वाला है, वीक करने वाला है। अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। जिस ग्रुप के ये मेंबर है उसको कहा जाता है रेट्रोवायरस। और जो कोल्ड था दैट इज राइनो वायरस, विच हैव एन एनवलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम। इनके पास जो एनवलप होता है उसके अंदर RNA जीनोम होता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अगर किसके वजह से होता है, HIV का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड needle as in case of intravenous drug abuser from the infected mother to her child through placenta. So people who are at high risk of getting this infection includes, उनके अंदर क्या क्या वो ऐसे लोग आते हैं, individuals who have मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, ड्रग एडिक्ट हो, और जो ड्रग इंट्रावेनसली अपने जो ड्रग्स लेते हैं थ्रू इंजेक्शंस, इंडिविजुअल जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और चिल्ड्रन जो HIV के साथ पैदा होते हैं, इन सब पे ज़्यादा रिस्क है कि उनको ये एड्स मिले। डू यू नो व्हेन द पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फाइंड आउट कि कब उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्यों। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो HIV और एड्स है वो सिर्फ स्प्रेड नहीं होता टच से और फिजिकल कॉन्टैक्ट से, वो स्प्रेड होता है सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ही। इट इज़ hence imperative for the physical and psychological well-being that HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society, कि हमें उस HIV पेशेंट को फैमिली और सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना चाहिए। देयर ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन, हमेशा टाइम लैग होता है इन्फेक्शन से लेके अपीयरेंस होने के, उसके सिम्टम्स में आने में। ये पीरियड वेरी कर सकता है मंथ से लेके कई सालों तक। अब ये दिखा रखा है कि कैसे कैसे काम होता है। अब रेट्रोवायरस था, वायरल उसका RNA, वायरस ने इन्फेक्ट करा नॉर्मल सेल को, फिर RNA से हमारा DNA बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वो DNA बनता है, DNA फिर हमारे जीनोम में जाता है, वहाँ से फिर और नए आगे फिर क्या बनता है, नए वायरल RNA प्रोड्यूस होते हैं जो और सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और नए वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर जो नए वायरसेस हैं वो इन्फेक्ट करते हैं दूसरे सेलों को। अब जब हमारी बॉडी में चला गया, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, वायरस एंटर करता है मैक्रोफेज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटर लेने के बाद वायरस कहाँ जाता है, मैक्रोफेजेस में जाता है। जब RNA जीनोम वायरस का रेप्लिकेट करता है, वेरिएबल DNA बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट सेल DNA में और डायरेक्ट करता है कि इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करे वायरस पार्टिकल्स। तो दिस वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हो गया होस्ट सेल के DNA में, फिर इन्फेक्टेड सेल को कहेगा कि अब तुम वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करो। तो जो मैक्रोफेज है वो कंटिन्यू करता है टू प्रोड्यूस वायरस, एंड दिस इज वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। अब ये भी पूछते हैं कि HIV फैक्ट्री की तरह कौन काम करता है, मैक्रोफेज। तो क्या हुआ, बॉडी में हमारा वायरस एंटर करेगा मैक्रोफेज में, जहाँ पे RNA जीनोम को रेप्लिकेट करेगा, वायरल DNA बनाएगा एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से। अब जो वायरल DNA वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा DNA होस्ट के DNA में, फिर वो डायरेक्ट करेगा इन्फेक्टेड सेल को कि जो वायरस, तुम क्या प्रोड्यूस करो, वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करो। और जो मैक्रोफेज है वो कंटिन्यू क्या करता है कि जो वायरस है, मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, वो कंटिन्यू प्रोड्यूस करता रहेगा उस वायरस को कि HIV फैक्ट्री की तरह वो काम करने लगता है। साइमल्टेनियसली जो HIV एंटर करता है हमारे हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में और रेप्लिकेट करता है और उनकी अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। अब जो प्रोजेनी वायरस की रिलीज हुई है ब्लड में, रिलीज इन द ब्लड, अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। अब ये प्रोजेनी दूसरे T लिम्फोसाइट्स की क्या करेगी, हेल्प करेगी। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। इससे क्या पता चलता है कि जो T लिम्फोसाइट्स का नंबर लगातार उसमें कम होता जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन में। अब इस पीरियड में क्या होगा, जो पर्सन सफर कर रहा होगा फीवर से, डायरिया से, वेट लॉस पे, अब ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स के नंबर में डिक्रीज होने की वजह से पर्सन स्टार्ट करना शुरू कर देगा सफरिंग इन्फेक्शियस से दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम, सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया, स्पेशली इन सारे बैक्टीरिया को यूज करके निकल जाते हैं माइकोबैक्टीरियम। तो जो हमारे
क्या हुआ कि जिसके वजह से HIV एंटर करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, उन पे भी अटैक करता है, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। तो प्रोजेनी जो रिलीज हुई है हमारे ब्लड में अटैक करती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को और उनको भी नष्ट करवाएगी, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट्स में भी क्या हो जाता है, नंबर कम हो जाता है इन्फेक्टेड पर्सन में। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो पर्सन है वो सफ़र कर रहा होता है फीवर से, डायरिया से, वेट लॉस से। अब उसमें टी लिम्फोसाइट्स भी कम हो गया तो उससे और दूसरे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, और जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगी, इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि इवन इन लोगों ये लोग भी फिर क्या करते हैं, उस टाइम पे उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो पेशेंट क्या बन जाता है, बहुत इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। पेशेंट बिकम सो इम्यूनो डेफिशिएंट दैट यूजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कि वो ही और शी अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता इन इन्फेक्शन से भी। वाइडली एक्सेप्टेड जो टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स के लिए, वो है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ये परफॉर्म किया जाता है और ये भी PYQ पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। एड्स को ट्रीट करना एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के थ्रू ही एक पार्शियल इफेक्टिव तरीका है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट। अभी क्या कर सकते हैं, सिर्फ पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बट कैनॉट प्रिवेंट दैट विच इज़ इनवेटेबल। अब एड्स का प्रिवेंशन कैसे होता है, एड्स हैज़ नो क्योर, एड्स का कोई क्योर है नहीं, तो प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है। क्या है, मोर ओवर जो HIV इन्फेक्शन है, मोर ऑफन स्प्रेड जो हो रहा है वो कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न की वजह से हो रहा है, एंड इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन एंड इंट्रा एडवर्टली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। अब ये कहना चाहते हैं एड्स का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन ही एक बेस्ट ऑप्शन है। मोर ओवर ज़्यादा, हालांकि जो HIV इन्फेक्शन है ज़्यादा ऑफन ज़्यादा स्प्रेड होता है एक कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न की वजह से, और किसी एंड इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन इन एडवर्टली, जैसे कि निमोनिया हो गया या टाइफाइड हो गया ऐसे। ऑफ कोर्स जो इन्फेक्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट का न्यू बॉर्न फ्रॉम मदर मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, ओनली एक्सक्यूज में बी इग्नोरेंस, एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड कि डोंट डाई ऑफ द इग्नोरेंस। कि एक कहावत है ये। हाँ, हमारी कंट्री में जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है NACO, और दूसरे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NGOs, ये क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं एड्स के बारे में। WHO ने स्टार्ट कराया नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, कि HIV इन्फेक्शन ना फैले। उसके लिए WHO ने प्रोग्राम्स लॉन्च किया, मेकिंग ब्लड from blood banks safe from the HIV, ensuring the use of only disposable needle and the syringes in public and private hospital and the clinics। तो अभी बता रखा है कि जो कौन कौन हेल्प करते हैं इससे बचने के लिए, NACO हो गए, NGOs हो गए, लोगों को एजुकेट करते हैं। WHO ने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए कि HIV के बारे में पता चले, ब्लड लेना ब्लड बैंक से ही, तो ये सब बताता है कि सारी चीज़ों से कंटामिनेटेड फ्री है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्डम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन सेक्स इन ससेप्टेबल पॉपुलेशंस आर सम सच स्टेप्स टेकन। तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब इन्फेक्शन विद HIV और एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। तो ये कुछ ऐसे इन्फेक्शन से छुपाना नहीं चाहिए, सिंस देन जो इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल, ताकि और लोगों को ना फैले। तो HIV और एड्स इन्फेक्टेड पीपल को क्या आवश्यकता है, सिम्पैथी की, इंटरेस्टेड ऑफ बीइंग शर्न बाय द सोसाइटी। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम बी डील विद अ कलेक्टिव मैनर। जब तक सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी एज अ प्रॉब्लम एक कलेक्टिव मैनर में, कि इसके चांसेस जो है वायरस की ज़्यादा है, तो ये इट इज़ अ मेलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फैटर्निटी एक्टिंग टुगेदर। जब सोसाइटी और मेडिकल फैटर्निटी साथ में काम करेगी तभी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है आगे फैलने से, इसको एड्स को। तो यहाँ पे पूरा एड्स के बारे में बता दिया, कैसे होता है, कैसे फैलता है, क्या इसके प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर क्या है, एक मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ है, ये भी एक खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है जो मेजर कॉज है डेथ का पूरे ग्लोब में, कि मेजर कॉज ऑफ डेथ दैट इज़ कैंसर पूरे ग्लोब में। मोर देन 1 मिलियन इंडियंस, 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियन सफ़र करते हैं इससे, कैंसर से, और लार्ज ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। और कैंसर को और क्या कहा जाता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रही है सेल्स की। इट्स ट्रीटमेंट और उसका कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंसिव एरिया रिसर्च इन बायोलॉजी एंड द मेडिसिन। अब कह रहे हैं कि पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन एक हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड है, मतलब ये
ये सारी चीज़ें कंट्रोल में और रेगुलेशन में। कैंसर सेल में क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म को कि कितना किसको डिवाइड करना है, क्या नहीं करना है, अब रुक जाओ। तो जो नॉर्मल सेल है वो एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच जो कॉन्टैक्ट अगर वो दूसरे सेल्स के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो अपनी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या अपनी ग्रोथ को वो रोक देते हैं। कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस इस प्रॉपर्टी, कैंसर सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, इसलिए वो ग्रो करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं और मासेस ऑफ सेल्स में बना लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ट्यूमर्स में। अब ट्यूमर्स भी फिर दो टाइप के होते हैं, मैलिग्नेंट और बेनाइन। जो बेनाइन ट्यूमर है वो नॉर्मली रिमेन रहता है एक ही जगह पे अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे और वो कहीं और नहीं जाता बॉडी के, वहीं पे और थोड़ा बहुत ही डैमेज करता है। अगर हम बात करें वे मैलिग्नेंट ट्यूमर की तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, प्रोलिफरेट करता रहता है और इसको कहा जाता है नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ही। अब ये सेल हैं ग्रो करते हैं बहुत रैपिडली, इन्वेड करते हैं, डैमेज करते हैं सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड, अब ये जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं और ग्रो करते हैं और क्या करते हैं नॉर्मल सेल्स को भी इसी चीज़ के लिए कम्पीट कराते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब जो सेल्स स्लव हो गए सच ट्यूमर से वो डिस्टेंट अलग अलग साइड पर रहेंगे ब्लड की, वहीं पर वो क्या कहेंगे वो लोड हो जाए बॉडी में लोड हो जाएंगे। अब एक नया ट्यूमर बनने लगेगा उसी दूसरी जगह पे जहाँ वो गए। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटास्टेटिस, जो मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके फैलना फिर वहाँ पे ग्रो करना। अब क्या क्या कॉजेज है कैंसर के, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना नॉर्मल सेल का कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में, और इंड्यूस होता है फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से ही। इन एजेंट्स को क्या कहा जाता है कार्सिनोजेंस, जो करवाएंगे। आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे, गामा रे और नॉन आइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी, ये सब क्या करते हैं डीएनए को डैमेज करती हैं, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कराती हैं, दैट इज कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन कराती हैं। अब जो केमिकल्स हैं कार्सिनोजेंस वो प्रेजेंट है टोबैको में, स्मोक में और हैव बीन आइडेंटिफाई एज अ मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर। टोबैको, स्मोक वगैरह ये सारी चीज़ें। तो जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं जिन्हें कहा जाता है ऑन्कोजेनिक वायरस, इनके पास जीन्स है वायरल ऑन्कोजेंस। फर्दर मोर जो सेवरल जीन्स जो है उनको कहा जाता है सेलुलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस। मतलब कि जो कैंसर कॉजिंग वायरस थे उनका नाम रख दिया ऑन्कोजेनिक वायरस, उनके पास जीन है वायरल ऑन्कोजेन। फर्दर अभी कह रहे हैं जो कुछ ऐसे भी जीन्स हैं उनके पास जो क्या होता है उनको सेलुलर ऑन्कोजेंस कहा जाता है, फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस। मतलब कि वो कैंसर कॉजिंग वायरसेस तो नहीं है लेकिन उनके पास मतलब चांस है कि उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। वही कि क्या है नॉर्मल सेल में पाया जाता है लेकिन अगर कहीं पर एक्टिवेट होगा कुछ सर्टेन कंडीशन में तो जिससे क्या हो जाएगा ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उन सेल का, वो कैंसरस सेल्स में बन जाएंगे। अब कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस किया जाता है कैसे करते हैं, जो अर्ली डिटेक्शन होता है कैंसर का वो अलाउ करता है कि डिजीज़ को ट्रीट किया जाए सक्सेसफुली बहुत सारे केसेस में। कैंसर डिटेक्शन बेस्ड है बायोप्सी पे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी पे, टिश्यू की ब्लड और बोन मैरो टेस्ट वगैरह पे, ताकि इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। अब बात करें अगर बायोप्सी की तो एक पीस लिया जाता है सस्पेक्टेड टिश्यू का, उसको थिन सेक्शंस में काट जाता है, स्टेन किया जाता है माइक्रोस्कोप में, जिसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, मतलब हम किसी टिश्यू इन सब की स्टडी कर रहे हैं। तो टेक्निक जो यूज़ होते हैं जैसे कि लाइक रेडियोग्राफी, यूजेस ऑफ एक्सरे, सीटी, कंप्यूटेड टोपोग्राफी एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ से कई बार पेपर में पूछी जाती है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। ये वेरी यूजफुल है कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए इंटर ऑर्गन्स में। कंप्यूटेड टोपोग्राफी जो होती है सीटी, मुझे सी टी स्कैन ये सारा यूजर्स एक्सरे टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज, क्या यूज़ करती है एक्सरे को यूज़ करते हैं 3 डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए इंटरनल ऑब्जेक्ट की, और एमआरआई यूज़ करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। तो ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक्सरे होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सीटी दैट इज़ कंप्यूटेड टोपोग्राफी। अब जो एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, उनको भी कई बार यूज़ किया जाता है कुछ कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए। जो टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की उसको अप्लाई करते हैं हम जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन से इनहेरिटेड है, किसके पास ज़्यादा चांसेस है। आइडेंटिफिकेशन ऐसे जीन्स को पहचानना और फिर उनको मतलब विच आर प्री डिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर मे बी वेरी हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर। अगर उनके बारे में पहले भी पता कि कौन सी टिश्यू ज़्यादा प्रोन है तो ऐसे क्या होता है कि प्रिवेंशन आसानी से ज़्यादा हेल्पफुल अच्छी तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। सच इंडिविजुअल को मे बी एडवाइज को अवॉइड करें एक्सपोजर पर्टिकुलर कार्सिनोजन के साथ जिसकी वजह से वो
एक्टिव ना हो जाए, या जिसकी वजह से वो जिनसे वो ज़्यादा ससेप्टेबल है, जिसकी टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। अगर किसी को पता है कि हाँ लंग कैंसर के चांसेस, उसे टोबैको और स्मोक ये सब नहीं खाना चाहिए। अब ट्रीटमेंट कैसे होता है कैंसर का? जो कॉमन अप्रोच है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की, वो सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है। अब जो रेडियोथेरेपी होती है, यहाँ पे ट्यूमर सेल्स इरेडिएटेड लीथली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। अब रेडियो टोपोग्राफी में क्या होता है, ट्यूमर सेल्स को हटा दिया जाता है, फिर वहाँ पे पूरे जो नॉर्मल टिश्यू के उसको ध्यान रखा जाता है, जो सराउंडिंग मास है। कुछ सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग हैं जिनको यूज़ करते हैं कार्सिनोसिस सेल्स को मारने के लिए। कुछ इसमें से स्पेसिफिक है पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट, जैसे कि उनके क्या क्या हेयर लॉस हो जाना, एनीमिया हो जाना। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि जो कैंसर्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी के थ्रू, रेडियोथेरेपी के थ्रू, कीमोथेरेपी के थ्रू। जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको शोन टू अवॉइड द डिटेक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। जो ट्यूमर सेल्स हैं उन, ताकि जो भी उनको डिटेक्शन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो उनके इम्यून सिस्टम में दिखाई ना दे। देयरफॉर जो पेशेंट है उनको दिया जाता है सब्सटेंस नेम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरोन्स। तो जो पेशेंट है उनको सब्सटेंस दिए जाते हैं जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं, जैसे कि अल्फा इंटरफेरोन, जो एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को और हेल्प करते हैं ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये हमारा पूरा हो गया यहाँ पे कैंसर भी। अब ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, ये इसमें बस कुछ नहीं है। अब ये बताया गया है कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, ओफॉइड्स, कोकाइड और ये सारी चीज़ें, कैनाबिनॉइड्स वगैरह। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है। फिर याद जाएगा एडोलसेंस और ड्रग अल्कोहल अब्यूज़, इसमें पूरा यही सब है, समझा रहा है कि एडोलसेंस ज़्यादा प्रोन होते हैं, इनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ये जो है हमारा ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, और ये पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अपना जेनेटिक्स वाला चैप्टर पूरा करेंगे। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ हमें स्टार्ट करना है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।